Hello students, a warm welcome to the last topic of chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. I am Benazir Fatima, your chemistry teacher. I know you all are worried regarding your board results, but trust me, you will score good. So start putting more efforts in this present session. This way, you will build a strong foundation for your subjects. In this video, we will discuss periodic trends in chemical properties. Properties of chemicals can be both physical and chemical. अगर हमें ये फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करना हो, अगर हमसे पूछा जाए कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा ऑब्जर्वेबल होती है और मेजरेबल होती है। यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं और मेजर करके भी बता सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ रही हैं? जैसे स्टेट, फिजिकल स्टेट 3 होती है मैटर की हमारे प्लैनेट पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसेस स्टेट में। फिर कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्योंकि पढ़नी तो हमें यहाँ पे जो है वो ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ही बात करनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ वेयर अ केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट विथ सम अदर सब्सटेंस, और वी कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ उस केमिकल सब्सटेंस की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करती हैं कि जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो क्या कंपाउंड बनकर आएंगे। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं बेसिकली किस पे, हमें पता है, एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, या हम कह सकते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी जो किसी भी एलिमेंट के ग्रुप नंबर को डिसाइड करती है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, तो ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड होता है? बेसिकली वैलेंसी से ही डिसाइड होता है, राइट? क्योंकि वैलेंसी अगर सेम है तो एलिमेंट्स की जिनकी वैलेंसी सेम आ रही है वो सेम ग्रुप में होते हैं और फिर उन एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो सेम आती हैं। अब सबसे पहले जो हम फोकस करेंगे वो इस टॉपिक की फर्स्ट सब हेडिंग पे करेंगे, और फर्स्ट सब हेडिंग क्या है? पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें यहाँ पे अब यही डिटेल में समझना है कि ये वैलेंस, जिसको हम वैलेंसी भी कहते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ये जो फर्स्ट हेडिंग है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं हमारे पास। एक है पीरियोडिसिटी, एक है वैलेंस और तीसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट। पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी मीन्स कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद जब प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट करे तो वो कहलाता है पीरियोडिसिटी। वैलेंस और वैलेंसी की हम अब बात करेंगे कि वैलेंस या वैलेंसी क्या है। वैलेंसी की डेफिनेशन हमें छोटी क्लासेस में भी, जूनियर क्लासेस में भी बताई गई है कि वैलेंसी को हम कहते हैं इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा ताकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो एक्वायर कर ले। या फिर ये कहें कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं, जिसको हम ऑक्टेट कहते हैं। और इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स के पास 2 चॉइसेस होती हैं। आइदर दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर पाते हैं तो वो फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और जब इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने से बॉन्ड बनते हैं एलिमेंट्स के बीच में तो वो कहलाते हैं आयनिक बॉन्ड, और अगर शेयरिंग कर रहे होंगे एलिमेंट्स तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो वैलेंसी हमने कहा बेसिकली इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, जहां एलिमेंट्स अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करके अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं या स्टेबल हो जाते हैं।
अब वैलेंसी अगर हमें डिटरमाइन करनी है किसी एलिमेंट की तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो वैलेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं या दो पैरामीटर्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम ये देखते हैं बेसिकली कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन 4 से कम आ रहे हैं तो वैलेंसी जो है वो हो जाती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो वही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 2,6, यानी उसकी वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट के लिए जहां आउटर मोस्ट शेल में 4 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यानी 8 जो ऑक्टेट से आया है नंबर, उसमें से हम उन 4, 5, 6 या 7 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको माइनस कर देंगे और वैलेंसी को डिसाइड कर लेंगे या वैलेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये एक टेबल बना के दिखाई गई है। इस टेबल को समझने से पहले हम ज़रा सा चले जाते हैं जहां हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किस तरह से किया गया था, क्या हिस्ट्री रही। तो उसमें एक क्लासिफिकेशन हमें ये भी बताया जाता है कि बोर्ड ने भी सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करी थी और उन्होंने सारे एलिमेंट्स को, जितने भी अवेलेबल एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को उन्होंने टोटल 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पहला ग्रुप था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, दूसरा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तीसरा इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स और चौथा था इनर्ट गैसेस। तो हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं और एनसीईआरटी में भी इस टेबल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को ही लिया गया है। क्या होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? तो हम ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनमें हम बात करते हैं कि उनकी इनर शेल्स, यानी वैलेंस शेल को छोड़ दें तो उससे पहले जितनी भी शेल्स हैं वो सारी की सारी शेल्स अगर कंप्लीट हैं और वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है तो वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो हमारी एस ब्लॉक जो है, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी, डी और एफ। तो जो एस ब्लॉक है उसके मेंबर्स और जो पी ब्लॉक है उसमें हम इनर्ट गैसेस को अगर एक्सक्लूड कर दें तो ये सारे के सारे एस और पी ब्लॉक के मेंबर्स, राइट, ये कहलाते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मेंबर्स या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें इनर शेल्स तो कंप्लीट हैं लेकिन आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है। अब बोर का जो दूसरा ग्रुप था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि जो इनर शेल होती है आउटर मोस्ट शेल से एक पहले वाली शेल, जिसे हम पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं, वो इनकम्प्लीट होती है, राइट। तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं होते, उनको अलग कैटेगरी दी गई ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या जो एफ ब्लॉक के मेंबर्स हैं उनके साथ भी यही होता है कि उनकी पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। और इनर्ट गैसेस की हम बात करें तो इनर्ट गैसेस की तो सारी शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होती हैं, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं होंगी। तो इस टेबल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को लिया गया है। ये पूरा डिटेल करने का पर्पज़ ये था कि अगर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में तो उसमें क्या कर रखे हैं कि ये कॉलम्स बना रखे हैं, कुछ ये कॉलम्स बने हुए हैं और ये यहाँ पे इन्होंने ग्रुप्स लिए हुए हैं। अब ग्रुप में देखिए उन्होंने क्या किया है, ग्रुप नंबर 1 लिया है, ग्रुप नंबर 2 और सीधे फिर उन्होंने ग्रुप नंबर 13 लिया है। यानी एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप लिए हैं और उसके बाद ये पी ब्लॉक जो था उसके ग्रुप लिए हैं जो 13 से, पी ब्लॉक ग्रुप 13 से शुरू होके 18 तक जाता है। तो उन्होंने बेसिकली पी ब्लॉक के यहाँ पे मेंबर्स को लिया हुआ है। बीच में जो डी ब्लॉक आता है उसके एलिमेंट्स को उन्होंने स्किप किया है, इस टेबल के अंदर नहीं रखा है। तो उन्होंने यहाँ पे इस टेबल में बेसिकली क्या किया है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की वैलेंसी को कैलकुलेट करके बताया है कि किस तरह से वैलेंसी निकालेंगे या क्या वैलेंसी होती है इन पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर्स की। ये ग्रुप 18 को बिल्कुल अलग रखा है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में नहीं आएगी, राइट। तो हम बात करें ग्रुप 1, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में क्या आ रहा है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे वो 4 से कम आ रहे हैं। तो जो भी उनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उनकी वैलेंसी होगी। तो ग्रुप 1 जो एल्कली मेटल्स का ग्रुप होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, उन सब की वैलेंसी 1 आती है। इसी तरह ग्रुप 2 जो बेरिलियम से शुरू होता है, तो उस ग्रुप के सारे मेंबर्स की जो वैलेंसी आएगी वो 2 होगी। क्यों? क्योंकि इन ग्रुप की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
2 इलेक्ट्रॉन्स, और कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम पी ब्लॉक में चले जाते हैं। पी ब्लॉक ग्रुप 13 से शुरू हो रहा है। ग्रुप 13 पहला मेंबर है एल्यूमिनियम, राइट। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, यानी हम KLMN शेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट शेल में, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 हो गए। और जो थर्ड शेल होगी वही आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल होगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। अब ग्रुप 14 पे आते हैं, जो बेसिकली कार्बन फैमिली है। पहला मेंबर क्या होता है? कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब वैलेंस शेल का नंबर एक्सीड कर जाता है, 3 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे 4 हो रहा है, तो हमें जब वैलेंसी डिटरमाइन करनी हो तो हम कैसे निकालते हैं? 8 से माइनस करके। 8 यानी ऑक्टेट वाला जो नंबर है उससे माइनस करके वैलेंसी निकालेंगे और आ जाएगा 4। यहाँ तक आई होप क्लियर होगी बात। अब आते हैं ग्रुप 15 पे, जो नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 5। इसमें वैलेंसी निकालनी होगी तो कितनी वैलेंसी आएगी? अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे भी और इसके बाद आगे भी 2 नंबर्स दे रखे हैं। तो जो वैलेंसी है वो आ रही है 3 और साथ साथ 5 भी लिखा हुआ है। 5 कहाँ पे आती है? हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी ऑक्टेट को एक्सपैंड भी कर लेते हैं और जाके फिर एक चीज़ और शो करते हैं जो इसी हेडिंग में हमारी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये बिगर नंबर, ये एक छोटा नंबर हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया, तो ये जो बड़ा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेसिकली ये दिखाता है कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात करेंगे तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी इस ग्रुप के मेंबर की वो 5 जाएगी, 5 से ऊपर नहीं हो सकती। ये आप रिडॉक्स चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट को जब डिटेल में पढ़ेंगे और आप अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर रहे हैं और सॉल्व करने में मान लीजिए आया 5 से, जैसे सपोज आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, फॉस्फोरस की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली 7, किसी भी कंपाउंड में आपको दे रखा है और आपने 7 निकाली, तो वो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि फॉस्फोरस 5 से ऊपर तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करेगा। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट में इस चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और फिर हम आगे के चैप्टर में यानी रिडॉक्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर लिखे हुए हैं उसमें जो 3 लिखा हुआ है, 3 कैसे आया? 8 में से हमने 5 को माइनस किया और वैलेंसी आ गई 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 16 है। 16 का मतलब ही क्या हुआ? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 है। 8 से माइनस करेंगे, वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2। और इसमें भी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी वो जाएगी 6 तक। अच्छा, ये भी चीज़ है जो भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि ऑक्सीजन जो है, जो पहला मेंबर होता है ग्रुप का, वो ये नंबर यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। उसके कई सारे रीज़न हैं। जो सेकेंड मेंबर ऑनवर्ड्स होंगे वो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। यानी ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर। तो सल्फर की अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करी है और आपने 8 निकाल ली, 10 निकाल ली, तो दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि सल्फर किसी भी कंपाउंड में 6 के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा। और यही चीज़ एप्लीकेबल होगी ग्रुप 17 पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 17 यानी कि हेलोजन फैमिली में होंगे 7 हेलोजन फैमिली के मेंबर्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये सारे हेलोजन फैमिली के मेंबर हैं। और इनकी वैलेंसी निकालनी हो 8 से 1 करके हम निकालेंगे तो वो आ जाएगी, 8 से 7 को माइनस करके निकालेंगे वो आ जाएगी 1। तो हेलोजन्स जो हैं वो 1 अपनी वैलेंसी शो करते हैं। और मैक्सिमम अगर हम बात करें कहाँ तक उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा या ऑक्टेट एक्सपैंड करके वो क्या नंबर शो कर सकते हैं, हाईएस्ट वैलेंसी शो कर सकते हैं, तो वो है 7, राइट। अदरवाइज जब हमें फॉर्मूला निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हेलोजन्स की वैलेंसी 1 लेके ही चलते हैं, राइट। ये डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, जो भी हम बात कर रहे थे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो ये वाले मेंबर्स हैं ग्रुप 1, 2 और उसके बाद 13 से लेके 17 तक, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। और ये वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इनर शेल्स आर कंप्लीट बट आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट। और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट ग्रुप 18। वैलेंसी पे बेस्ड एनसीईआरटी का इंटेक्स प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3.8। सॉल्व कर लेते हैं उसको कि यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स विच माइट बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स।
पहला पेयर दे रखा है सिलिकॉन और ब्रोमीन का, और दूसरा दे रखा है एल्युमिनियम और सल्फर का। आपको जब इस तरह से एलिमेंट दे के और फॉर्मूला पूछा जाए कंपाउंड का, तो आपको वैलेंसी के कंसेप्ट को यूज़ करना है। अब आप किस तरह से वैलेंसी डिटरमाइन करेंगे एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, क्योंकि अभी हमने टेबल में देखा कि ग्रुप 5 ऑनवर्ड्स जो है वो डुअल वैलेंसी आ रही थी, वेरिएबल वैलेंसी आ रही थी, तो हम कौन सी वैलेंसी लेके चलेंगे या किस तरह से हम फॉर्मूला राइटिंग करेंगे। तो सिंपली आपको एक इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि अगर जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसकी वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 4, तो वैलेंसी उस एलिमेंट की हो जाएगी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोडियम, एटॉमिक नंबर होता है 11, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2,8,1, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1, तो सोडियम को हम बोलेंगे कि इसकी वैलेंसी 1 है या फिर ये मोनोवेलेंट है, राइट। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा हैं, तो आप वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वैलेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 8, 8 कहाँ से आ रहा है, ऑक्टेट से आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें फॉर क्लोरीन, फॉर Cl, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2,8,7, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 7, तो Cl की वैलेंसी की जब हम बात करेंगे तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, हम 1 लेके चलेंगे। बस इसी से ही हम जो ऊपर पेयर दे रखे हैं उनके फॉर्मूलाज निकाल लेते हैं। Si और Br दे रखा था, Si किस ग्रुप में आता है, सिलिकॉन, कार्बन फैमिली का सेकेंड मेंबर है, राइट। एटॉमिक नंबर की बात करें तो Si का एटॉमिक नंबर है 14, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2,8,4, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो 8 माइनस 4 करेंगे तब भी वैलेंसी कितनी आएगी 4। और ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आता है हेलोजन फैमिली में, एटॉमिक नंबर है 35, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2,8,18,7, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 7, तो हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब फॉर्मूला राइटिंग के लिए हमें करना क्या है, सिंपली कि हमने लिखना है Si लेफ्ट हैंड साइड में, राइट, और Br जो दूसरा दे रखा है उसको राइट साइड में लिखना है, जो भी उनकी वैलेंसी है उसको उसके नीचे लिखना है। Si की वैलेंसी 4 निकली थी, Br की वैलेंसी 1 निकली थी, और इसको हम कर देंगे कुछ इस तरह से इंटरचेंज, तो फॉर्मूला बनेगा Si और Br का, Si 1 है तो 1 ना लिखें, वो अंडरस्टूड है कि 1 ही होगा, एंड Br 4, राइट। ये आ गया फर्स्ट वाले का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम सेकेंड वाले को सॉल्व करें, उसका फॉर्मूला निकालें, तो एल्यूमिनियम एंड सल्फर है, एल्यूमिनियम एंड सल्फर, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 2,8,3, ये आ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 इलेक्ट्रॉन का इन K, L और M शेल्स। आउटर मोस्ट शेल जो है वो है M शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी लेस देन 4 है, तो यही उसकी वैलेंसी होगी, एल्युमिनियम की वैलेंसी हो जाएगी 3। और जब हम सल्फर की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर इज 16, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2,8,6, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का सेकेंड मेंबर है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 6। अब इसकी वैलेंसी हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है ये नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो हम 8 में से माइनस करके निकालेंगे, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, तो सल्फर की वैलेंसी आ रही है 2। फॉर्मूला राइटिंग के लिए हमने क्या किया, Al लिखा, सल्फर लिखा, एल्युमिनियम की वैलेंसी हमने डिटरमाइन करी थी 3, वो नीचे लिखी, सल्फर की वैलेंसी हमने निकाली है 2, उसको इस तरह से लिखा, और ये इंटरचेंज के सिंबल बना रहे हैं। इंटरचेंज करने का सिंबल कि जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो सब स्क्रिप्ट में ये नंबर आएगा एल्युमिनियम के साथ, और सल्फर के साथ सब स्क्रिप्ट में ये नंबर आएगा। और किस तरह से हम लिखेंगे फिर इसको, Al और सब स्क्रिप्ट में, यानी कि ये थोड़ा सा लाइन के नीचे Al2 और S
3। ये फॉर्मूला आ जाएगा एल्युमिनियम और सल्फर जब आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे तो ये। तो इजी सा है, आप कोई भी फॉर्मूला इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको बस उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता होना चाहिए और फिर उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे अगर बात करें, अगर सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है तो कैसे आएगा, तो सोडियम Na, अभी हमने बात करी थी कि सोडियम मोनोवेलेंट है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 में आता है, ग्रुप 16 का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, और ऑक्सीजन की जब हम वैलेंसी निकालेंगे तो 8 से माइनस करके निकालेंगे, तो 8 - 6 = 2। अब हम इसको साइड बाय साइड लिखते हैं, Na लिखा, O लिखा, और Na की वैलेंसी उसके नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी उसके नीचे, और ये दिखा दिया कि हम इंटरचेंज कर रहे हैं नंबर्स को, तो फॉर्मूला आ जाएगा Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड विल बी Na2O। तो दिस वे विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी यू कैन राइट द फॉर्मूलाज ऑफ सम कंपाउंड्स और द कंपाउंड्स विच आर गिवन टू यू। अब वैलेंसी के वेरिएशन की बात कर लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी ग्रुप में या पीरियड में किस तरह से चेंज होती चलती है। तो जब हम ग्रुप में बात करते हैं, तो ग्रुप में जब भी हम बात करते हैं तो हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, यानी डाउन, अप टू डाउन, ठीक है ना। तो जब हम एक ग्रुप में मूव करेंगे तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम ही रहेंगे, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो क्या वैलेंसी चेंज होगी, तो आंसर इज नो, वैलेंसी रिमेन्स द सेम, वैलेंसी चेंज नहीं होती है। लेकिन जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो हम पीरियड में हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमें पता है कि ग्रुप नंबर चेंज होता जाता है। तो अगर ग्रुप नंबर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बेसिकली ग्रुप नंबर डिसाइड होते हैं। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैलेंसी पहले तो इंक्रीज करेगी 1 से लेके 4 तक। अभी हम देख चुके हैं, जो हमने टेबल बनाई थी उसमें वैलेंसी पहले इंक्रीज कर रही थी 1 से लेके 4 तक, और उसके बाद डिक्रीज करती जाती है। कैसे डिक्रीज करती है, 4 से 0 आ जाती है, यानी वैलेंसी आएगी 1 2 3 4, और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होगा। डिक्रीज होगा तो फिर वैलेंसी क्या हो जाएगी 3 2 1 और फिर 0। तो ये वेरिएशन आता है वैलेंसी का। अब हम फिर से देख लेते हैं जहाँ से हमने हेडिंग स्टार्ट करी थी। पीरियोडिसिटी हो गई, वैलेंस या वैलेंसी हो गई, और एक टर्म और था यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। वैसे इस चीज़ के बारे में आप डिटेल में जाके रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। हम बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं। ये टेबल हमने देखी थी, इस टेबल में हमने यहाँ पे देखा था कि जब ग्रुप 15 स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं, एक 3 भी है और एक 5 भी है। तो नाइट्रोजन के हमने अगर फॉर्मूला लिखने हैं या उसके बाद ऑक्सीजन के फॉर्मूला लिखने हैं तो हम ये लोअर नंबर जो है, ये छोटा नंबर जो है उसको लेके चलते हैं और वही वैलेंसी रहता है। तो ये हायर नंबर जो यहाँ पर है नाइट्रोजन के साथ 5, यहाँ पे 6 और ये 7, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हायर नंबर बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है या ऑक्सीडेशन स्टेट को रेफर कर रहा है। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम डिफाइन करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट इन द कंबाइंड फॉर्म इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो है OF2, तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा और फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, दैट इज ओनली कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एनसीईआरटी में जो 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन दिखाया है OF2 और Na2O, इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें यही दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है वो फ्लोरीन और सोडियम के साथ इन दोनों कंपाउंड में अलग अलग आता है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें पता है हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करके ले जाता है या उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जितनी भी मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ पढ़ी हैं। अब हम यहाँ पे जो तीनों एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करें तो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन,
एंड सोडियम, जो ये दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और सोडियम की लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। राइट, फ्लोरीन हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा ये क्या करेगा, जो कोवलेंट बॉन्ड बन के आ रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी दूसरे एलिमेंट के साथ इसकी, ये उस इलेक्ट्रॉन पेयर को जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर हम बात करें इन दोनों कंपाउंड में थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है और डिफरेंट चार्ज कैरी करता है। जब ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आता है? आपने आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ा है। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ठीक है ना, तब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या फिर उसके इलेक्ट्रॉन को दूसरा एलिमेंट जो है वो अपनी तरफ खींच के ले जाए, अट्रैक्ट करके ले जाए या फिर पुल कर ले जाए, तो भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन बेसिकली पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन जब ये अपने से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो कंबाइंड स्टेट में क्या होगा, फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा और एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज आता है। लेकिन यही ऑक्सीजन जब सोडियम के साथ कंबाइन होगा, तो सोडियम एक मेटल है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से बहुत कम होती है, तो जब ये सोडियम के साथ कंबाइन होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर कैरी करेगा। तो अगर हम कहें तो जो बेसिकली जो कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो हमको हेल्प करता है टू कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर कंबाइनिंग टुगेदर। यानी अगर O और F आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो हम देख के बता सकते हैं कि जो एलिमेंट एक्सट्रीमली राइट साइड में लिखा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज़्यादा है इसलिए, और यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। अब वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर को कंपेयर करके देख लेते हैं। वैलेंसी को हम बोलते हैं इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। और ऑक्सीडेशन नंबर जो है जब कंबाइन कर जाते हैं तो कंबाइंड स्टेट में उन एटम के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आता है, ऑक्सीडेशन नंबर उसकी बात करता है। हम ऑक्सीडेशन नंबर को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड इन कंपाउंड फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, समझिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। हमने जब वो टेबल स्टार्टिंग में समझी थी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वाली, जहां क्लोरीन या जो हेलोजन्स हमने कहे थे, डिस्कस किए थे ग्रुप 17 के मेंबर्स, तो हमने एक छोटा नंबर देखा था 1, जो हमने कहा था वैलेंसी रहती है, और एक उसके साथ 7 नंबर भी लिखा हुआ था। अब उस 7 का मतलब क्या था कि वो ऑक्सीडेशन नंबर था। इट मीन्स जो ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, अगर हम उनमें इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन की बात करेंगे, लॉस तो होगा नहीं क्योंकि ग्रुप 17 के मेंबर्स जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन का गेन ही होता है। तो 7 ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्रुप 17 के मेंबर्स को जो मैक्सिमम गेन हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का वो है 7। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन इन कंपाउंड फॉर्मेशन। जैसे यहाँ हमने सोडियम के साथ लिखा था +1, सोडियम को हमेशा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा या इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा उसका। तो सोडियम हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो सोडियम के साथ हमेशा क्या चार्ज आएगा, 1, और उसके साथ लगा होगा प्लस। क्यों? क्योंकि प्लस का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है या इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो आई होप थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर आपको और क्लियर हो गया होगा। कई सारे डिफरेंसेस हैं जो अभी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। एक सेकंड और मेजर डिफरेंस देख लीजिए, वो क्या है कि वैलेंसी हमेशा एक होल नंबर होती है, 1 2 3 एक होल नंबर होगी, और कभी भी वैलेंसी के साथ प्लस और माइनस का साइन नहीं लगा होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो होल नंबर के साथ साथ फ्रैक्शन में भी हो सकता है और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ होता है। ठीक है, वैलेंसी भी 0 होती है, लेकिन सिर्फ किनकी होगी, जो ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं या नोबल गैसेस है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कॉमनली आपको मिलेगा कि बहुत सारे जो कंपाउंड बन के आते हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो आई होप थोड़ा सा और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है और एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो
अगर हमारे पास एक कंपाउंड है HClO4, ये क्लोरीन का एक एसिड है और इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। इसमें Cl का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं समझिएगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अननोन है, इसलिए हम X अज्यूम कर लेते हैं और फिर हम एक एल्जेब्रिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं X की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में अगर S ब्लॉक के मेंबर्स को छोड़ दें तो बाकी वो जहाँ पे भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है वहाँ वो हमेशा +1 की ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। जब वो S ब्लॉक के मेंबर्स के साथ कंबाइन करता है तो आयनिक हाइड्राइड्स बनाता है और वहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आती है। तो यहाँ पे जितने भी एसिड्स हैं, और ये भी एक एसिड है जो क्लोरीन का एसिड है परक्लोरिक एसिड, तो इसमें भी हाइड्रोजन +1 की ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इनफैक्ट सारे एसिड्स में +1 की ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्साइड के फॉर्म में होगा और ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब देखिए हम एल्जेब्रिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जो भी चार्ज है और उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं हम मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं और फिर सबको हम सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, किस तरह से? हाइड्रोजन यहाँ पे इस एसिड के अंदर कितने हैं 1 और चार्ज कितना प्रेजेंट है +1 का, तो +1 × 1 एक हाइड्रोजन है। फिर इसको हम प्लस करेंगे Cl, एक ही Cl लगा हुआ है तो जो X है वो एक ही टाइम आएगा X प्लस 4 हमारे पास ऑक्सीजन एटम है और हर ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना चार्ज है -2 और इक्वल टू करके हम क्या लिखते हैं? इक्वल टू करके हम लिखते हैं कि इस ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है। तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। +1 + x - 8 = 0 और x +7, यानी Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट जो इस परक्लोरिक एसिड में निकल के आई वो है +7। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है। ठीक, अब 7 जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है Cl की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि उस टेबल में जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की टेबल हमने दिखाई थी वहाँ पे जो लिख रखा था वो था 1,7, यानी 7 जो जा रही है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है। तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि Cl किस कंपाउंड में अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो HClO4 में, यानी कि परक्लोरिक एसिड में, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है Cl की 7। ठीक है, इससे ऊपर नहीं होगी। 8, 9, 10 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। जो हाईएस्ट है वो हेलोजेंस की जाती है और वो 7 तक रहती है या +7 तक रहती है। Now we will see the relationship of atomic properties like electron gain enthalpy, electronegativities of elements with their chemical reactivity and variation of chemical reactivity in periodic table. We know that the elements which are present on extremely left side of the periodic table, they have very low IP. IP means ionization potential. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, लूज करने की टेंडेंसी। तो जो मेटल्स, एल्कली मेटल्स होती हैं उनका आईपी बहुत ही लो होता है। ठीक है, तो उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो फिर वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं। अब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो एक्सट्रीमली राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल के होते हैं उनकी आईपी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही हाई होता है और उनकी टेंडेंसी होती है एनायंस बनाने की, और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। तो मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। अब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो वो कंपाउंड्स हमारे कहलाते हैं ऑक्साइड्स। डिफाइन करें तो ऑक्साइड की डेफिनेशन हो जाएगी द बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट हमारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। तो जितने भी मेटल्स हैं उनके जब ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जितनी नहीं बोलेंगे जो एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड की हैं, क्योंकि कुछ मेटल्स हमारी जो होती हैं वो एम्फोटेरिक भी होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो हैं उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं।
बेसिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि जब हम उन्हें वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो वो एक बेस प्रोड्यूस करेंगे। बेस मतलब कि जब उनका आयोनाइजेशन हम करें तो हमें हाइड्रोक्सिल आयन मिले, यानी ऐसे सारे सब्सटेंसेस बनाएंगे जो हमें हाइड्रोक्सिल आयन या फिर OH माइनस आयन देंगे आयोनाइजेशन पे। और जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे आयोनाइजेशन पे। अब पीरियोडिक टेबल के जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं हम उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करके देखते हैं। वैलेंसी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास सही है, तो जब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा तो ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Na2O। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, तो जो फॉर्मूला आएगा मैग्नीशियम के ऑक्साइड का वो हो जाएगा MgO। इसी तरह Al2O3 बनेगा, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की 2। इसके बाद आता है आपका Si, तो SiO2 का फॉर्मेशन होगा जिसको हम सिलिका भी कहते हैं। उसके बाद आएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाएगा, P2O5 SO3 आ जाएगा। और क्लोरीन का जो मोस्ट कॉमन ऑक्साइड है वो है Cl2O7 जिसको हम कहते हैं डाइक्लोरोहेप्टा ऑक्साइड, ये फॉर्मेशन होगा। अब इन ऑक्साइड्स के नेचर क्या होंगे, तो जो एल्कली मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं, इनके जो ऑक्साइड्स बन के आएंगे वो बेसिक होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे, यानी ये वाटर के साथ रिएक्शन पे बेस प्रोड्यूस करेंगे। Al2O3 विल बी एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे। जो सिलिका है SiO2 है ये स्लाइटली एसिडिक होती है। अब यहाँ से एसिडिक कैरेक्टर स्टार्ट हो गया, नॉन मेटल कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है इसलिए एसिडिक कैरेक्टर स्टार्ट हो गया, स्लाइटली एसिडिक होती है। एंड देन P2O5 एसिडिक है और SO3 जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बन के आ रहा है और Cl2O7 जिससे HCl बन के आएगा, दे आर स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक। तो ये तो नेचर हो गया। अब अगर हम वेरिएशन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, और वी कैन से एसिडिक ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। एसिडिक ऑक्साइड की टेंडेंसी इंक्रीजेस, ठीक है ना। देखिए ये बेसिक है और जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हो जा रहे हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है और बेसिक ऑक्साइड की ऑब्वियसली बात है डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी समझ सकते हैं। एसिडिक ऑक्साइड के टर्म में अगर हम बात करें तो एसिडिक ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक ऑक्साइड। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी एसिडिक ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी भी इंक्रीज करती जाएगी। अब नेचर अगर हमें पता करना है कि ये बेसिक ही होगा तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सिंपली वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, Na2O प्लस H2 रिएक्शन करा के देख लेंगे और ऐसे ही एक एसिडिक ऑक्साइड ले लेते हैं हम Cl2O7 प्लस H2O, और क्या प्रोडक्ट बन के आएंगे, तो जो बेसिक ऑक्साइड है वो बेसिस का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास NaOH बन के आएगा जो फर्दर आयोनाइजेशन पे क्या देगा Na प्लस प्लस OH माइनस। तो बेसिस वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करते हैं आयोनाइजेशन पे, और अगर क्लोरीन का हेप्टे ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास HCl बन के आ रहा है और ये HCl आयोनाइजेशन पे हमको देगा H प्लस प्लस Cl माइनस, और ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो H प्लस डोनेट करते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं। NCERT में कुछ क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं जो इसी पे ही बेस्ड हैं। आपसे एक पर्टिकुलर ऑक्साइड का नेचर पूछा जाता है तो आपको सिंपली उसका नेचर बताने के लिए वाटर के साथ रिएक्ट करके देख लेना है। अगर बेस बन के आता है तो वो ऑक्साइड बेसिक होगा, और अगर एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। फॉस्फोरस का पेंटा ऑक्साइड फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, SiO2 सिलिसिक एसिड बनाता है, और SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बनाएगा HCl, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सम ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल इन नेचर ऑल्सो। ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होंगे, यानी जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करें तो आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, ना तो वो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो बेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम न्यूट्रल कहते हैं। और एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, CO
CO एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। N2O जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसी तरह एक और नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। और एक चौथा ऑक्साइड अगर आप गेस कर सकते हो तो क्या है, जब ऑक्सीजन वाटर के साथ कंबाइन करता है तो जो वाटर बन के आता है, तो वाटर का अगर हम केमिकल नेम देखें तो क्या है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये 4 न्यूट्रल ऑक्साइड के आप नाम याद रखिएगा कि क्या कौन कौन से आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स अवेलेबल हैं। इसको भी नाइट्रस मेंशन कर दिया है, नाइट्रिक। NO जो है वो नाइट्रिक है और N2O जो है वो नाइट्रस है। तो 4 एग्जाम्पल हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली ऑक्साइड के पीछे एक चीज़ और काम करती है, अगर आपको ये लगे कि ये ऑक्साइड न्यूट्रल क्यों हो रहे हैं, इसके क्वेश्चन के अगर हम आंसर में जाएँ तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता चला जाता है वैसे वैसे जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होता चला जाता है, राइट। और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, यानी सोडियम और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आता है इनके बीच में, दैट इज़ वाई ये सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो अगेन ये प्रॉपर्टी जो डिपेंड कर रही है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और साथ साथ इलेक्ट्रॉन IP पे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। पीरियोडिक टेबल में कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ये 5 ऑक्साइड्स हमारे पास लिखे हुए हैं। और अगर हमसे इनका नेचर पूछा जाए तो नेचर क्या होगा, न्यूट्रल। जो फर्स्ट 2 ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तो न्यूट्रल होते हैं, अभी हमने बात करा। अब यहाँ पे देखिए N2O3 बन रहा है, NO2 बन रहा है और N2O5 बन रहा है। तो इसमें अगर हमें बताना है कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो हम किस तरह से बताएंगे, हम इन सारे ऑक्साइड्स के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही एल्जेब्रिक इक्वेशन बना के, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, NO2 में +4 और N2O5 में +5। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता चलता है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है N2O5 में नाइट्रोजन का, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो N2O5 ही होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता जाता है ऑक्सीजन का एक ऑक्साइड के अंदर, उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ता चला जाता है। अब एक टर्म हमारे पास और है एसिड एनहाइड्राइड्स। वो क्या होते हैं? एसिड एनहाइड्राइड को अगर हम एक फॉर्मूला के फॉर्म में बोलें तो हम कह सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड इज इक्वल टू एसिड माइनस वाटर। यानी अगर हम एसिड में से कंप्लीटली वाटर को रिमूव कर दें तो जो कंपाउंड हमारे पास बचेगा वो कहलाएगा एसिड एनहाइड्राइड। इन सारे ऑक्साइड्स में जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारे हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड्स हैं, जैसे कि CO2 कार्बोनिक एसिड से आता है। कार्बोनिक एसिड में से आप वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दीजिए, जो बचेगा वो होगा CO2। तो CO2 को हम कहते हैं कि कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 का एसिड एनहाइड्राइड है। तो ये इतने सारे एसिड एनहाइड्राइड हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और इनको हमने क्या लिखा है, दे आर कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड्स एज दीज कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सो एसिड्स। तो ये जब वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, वाटर को रिमूव करके हमने एसिड एनहाइड्राइड बनाया था, अब वापस से अगर हम इस एसिड एनहाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा दें तो ये जो कंपाउंड्स बनाएंगे उनको हम कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स क्या है? ऑक्सी एसिड की डेफिनेशन, तो ऐसे सारे एसिड्स, एसिड आपने 10th क्लास में पढ़े हैं कि कंपाउंड्स जो H+ आयन डोनेट करें वो एसिड कहलाते हैं। अब एक टर्म और आपके पास आ गया ऑक्सो एसिड और ऑक्सी एसिड। तो ऐसे सारे एसिड्स जब उनके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी तो उनको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड, या फिर आप ऑक्सो एसिड बोल सकते हैं, दोनों सिनोनिम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इन्हीं ऑक्सी एसिड्स के अगर हम नेचर की बात करें कि इनका नेचर, अब नेचर से मतलब हमारे पास वही है कि या तो न्यूट्रल होना चाहिए या एसिडिक होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए। न्यूट्रल वाला केस तो ऑक्साइड के साथ था, ऑक्सी एसिड्स के साथ नहीं रहता है। तो हम जब ऑक्सी एसिड्स का नेचर देखते हैं तो हम कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हेलोजन में हमारे पास
क्लोरीन जो है वो मल्टीपल ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। HClO भी बन रहा है, HClO2, HClO3 और HClO4। अगर हमें इसमें एसिडिक नेचर को कंपेयर करना हो या एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहाँ दो रिलेशनशिप हमने लिख रखी हैं। आइदर हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, और या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं एसिडिक नेचर को बताने के लिए। तो यहाँ पे जो Cl है, जो हेलोजन है वो इन सारे ऑक्सी एसिड्स में सेम है, Cl लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे कि Cl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है। हर एसिड या ऑक्सी एसिड के अंदर हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है, और अगर हम देखें तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, +1 +3 +5 +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती जाती है। तो मोस्ट एसिडिक जो होगा वो होगा HClO4 यानी कि पर क्लोरिक एसिड, क्योंकि इसमें Cl की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो अगर आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से ऑक्सी एसिड्स, मैं ऑक्सी एसिड्स की बात कर रही हूँ, मैंने एसिड की बात नहीं करी है, तो अगर ऑक्सी एसिड्स दे रखे हैं तो फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर देख के उनकी स्ट्रेंथ बताएंगे। और यही सपोज अगर हेलोजन डिफर कर जाएं ऑक्सी एसिड बनाने में, जैसे यहाँ पे देखिए ये पर हैलो एसिड्स तो बन रहे हैं लेकिन हेलोजन एटम डिफरेंट है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, यहाँ पे I। अब हम कैसे बताएंगे अगर हमें इन ऑक्सी एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है? तो हम उसके लिए दूसरा पैरामीटर लेते हैं, और वो क्या क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही आएगा। यहाँ Cl +7 तो यहाँ Br +7 और यहाँ I भी जो होगा वो +7 होगा। तो फिर हम किस बेसिस पे बताएंगे इनके एसिडिक नेचर को? तो हम लेते हैं दूसरा पैरामीटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें पता है कि किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करती चली जाती है, राइट? तो एक दूसरा जो रिलेशनशिप था वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, और अगर ये घट रही है तो एसिडिक नेचर भी घटेगा। तो Cl, Br और I में जब हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी। वाई? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम Cl to I, राइट? हाइड्राइड्स के नेचर और वेरिएशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने ऑक्साइड्स की बात करी, हाइड्राइड्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, बाइनरी मतलब 2, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेंबर्स का या एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्राइड, यानी कि पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट होगा प्लस हाइड्रोजन होगा। तो उनका नेचर क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं जब हाइड्रोजन कंबाइन हुआ नाइट्रोजन के साथ, ग्रुप 15 के साथ, तो हम देख रहे हैं इसका नेचर क्या आ रहा है? वीक बेस। और उसके बाद जब वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है तो नेचर आ रहा है न्यूट्रल। और HF यानी कि हेलोजन के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है तो वो आ रहा है एसिडिक। तो यानी हम जब बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के जो हाइड्राइड्स बन के आएंगे वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है? अब नॉन मेटल्स में बात करें तो हमारे पास हेलोजन है, और हेलोजन्स अगर हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो हाइड्राइड बन रहा है। वो हाइड्राइड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखिए फ्लोरीन जब H के साथ कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन की भी जो वैलेंसी है वो कितनी है? 1, फ्लोरीन की भी है 1, तो फॉर्मूला क्या आएगा? H और F, और यही सारे बाकी दूसरे हेलोजन के साथ आ जाएगा, HCl, HBr और HI, ठीक है? वैसे भी हमें पता है ये सारे क्या हैं? एसिड्स हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, ठीक है? अब हम इनमें अगर बात करें कि इनमें किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, तो जब हम बात करते हैं HF को हम बोलते हैं वीक एसिड। यहाँ कोरोसिव से कंफ्यूज मत होइएगा कि HF आपको लगता हो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम एसिड और बेसिस की डेफिनेशन या उनकी स्ट्रेंथ इस बेस पे बताते हैं कि वो कितनी आसानी से H+ आयन को डोनेट कर रहे हैं जब उन्हें आयोनाइज किया जा रहा है। तो बेसिकली और H और F में दोनों ही एटम के साइजेस जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी कम होती है। तो HF आसानी से आयोनाइज नहीं होता, या फिर वो H+ आयन या प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, और अगर वो प्रोटॉन ईजिली डोनेट नहीं कर रहा है तो वो हमारे लिए वीक एसिड है। और यही HI
H और I के साइजेस में बहुत डिफरेंस है। हाइड्रोजन बहुत छोटा है, उसमें एक ही शेल है, आयोडीन बहुत बड़ा है साइज में, और बॉन्ड लेंथ जो इन दोनों के बीच में होगी, H और I के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर जाती है। और क्या होगा, बॉन्ड आसानी के साथ डिसोसिएट हो जाती है, आयोनाइज हो जाएगा। तो HF के कंपैरेटिवली HI जो है वो बहुत ही ईजिली प्रोटॉन डोनेट करता है, और जो जितनी आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर दे वही हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब हम यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इंक्रीज करती है फ्रॉम HF टू HI, लेकिन स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी कहा ना कि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, H और I के बीच की बॉन्ड लेंथ बहुत बढ़ गई है, बॉन्ड आसानी के साथ टूट जाएगी, तो कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। और इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और है जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग एजेंट वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो आसानी के साथ हाइड्रोजन डोनेट कर दें, राइट। तो यहाँ HI के केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ईजिली निकल रहा है यहाँ से, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएट हो रही है आसानी के साथ। तो एसिडिक रिड्यूसिंग नेचर की जब हम बात करेंगे तो HI का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा होगा और HF का सबसे कम होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि अगर हम HF से HI की तरफ मूव करें तो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इंक्रीज करती है, स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है, और जो रिड्यूसिंग नेचर है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। तो आई होप नेचर ऑफ द हाइड्राइड भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे वेरिएशन होता है इसका, अगर हम बात करते हैं एक ग्रुप के अंदर या फिर पीरियड के अंदर। So this is all for today. The chapter is finished. In next class we will start off with a new chapter. Take care students.